नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति की कक्षा में। मैं प्रियंका शुक्ला। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जीआईसी परीक्षा 2009 को, जो राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवेशिका परीक्षा होने वाली है जीआईसी की, उसी का यह 2009 का हल प्रश्न पत्र है। 22/5/2015 को यह परीक्षा हुई थी। उस समय परीक्षा में 120 प्रश्न आते थे, किंतु इस समय जो पाठ्यक्रम में हम लोगों को दिखाया गया है उसमें कुछ बदलाव हो गया है। जैसे कि संस्कृत विषय से हम लोगों को मात्र 80 प्रश्न और जीके जीएस से 40 प्रश्न हल करने होंगे। तो संस्कृत से जो प्रश्न आए हैं वह अवश्य ही दोहराए जाते हैं। किसी भी विषय की अगर हम लोग परीक्षा दे रहे हैं तो पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना आवश्यक होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों के लिए सिद्ध होगी। तो चलिए अधिक समय न नष्ट करते हुए हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, गांग में प्रत्यय है। गांग में प्रत्यय है तो यह तद्धित प्रत्यय का शब्द है गांग। इसमें अड़ प्रत्यय लगा हुआ है, पहले का ए सही है। दूसरा शब्द है मासिकम। मासिक में प्रत्यय है, यह भी तद्धित प्रत्यय का ही शब्द है। जैसे हमारे शब्द होते हैं, कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं, कुछ कृत प्रत्यय होते हैं। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वह क्रिया शब्दों में लगते हैं, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वह विशेषण और सर्वनाम शब्दों में लगते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो पहला है, पहले का ए सही है। दूसरे का मासिकम में, मासिकम का नहीं, यह यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है प्रश्न में, यह दूसरे का बी सही होगा। यहाँ पे पुस्तक में गलत दिया गया है, लेकिन यह जो है मासिकम में ठय प्रत्यय प्राप्त होगा, क्योंकि यह कालात ठय एक सूत्र है। कालात ठय यह सूत्र है, इससे ठय आदेश होगा। ठय को ठ को इक आदेश होकर के मासिक बनेगा। वैसे हमें ठस्येका से ठक को इक प्राप्त था, किंतु मासिक जो शब्द है वह कालवाची शब्दों को बताता है, इसलिए कालात ठय सूत्र से यहाँ पर ठय प्रत्यय होगा। तो दूसरे का बी होगा, पहले का ए दूसरे का बी। तीसरा शब्द है हम लोगों का, तीसरा प्रश्न है, द्विकर्मक द्वय याच आदि 12 धातुओं को कर्मवाच्य बनाने में उनका गौड़ कर्म किस विभक्ति में आता है? तो प्रथमा विभक्ति में आता है। तीसरे का ए होगा, पहले का ए दूसरे का बी तीसरे का ए। चौथा प्रश्न है, निष्ठा संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है? त और तौतु की निष्ठा संज्ञा होती है। पांचवा प्रश्न है, कृत्य प्रत्यय नहीं है, इनमें से कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है? तो क्यच जो है वह हमारा कृत प्रत्यय नहीं है, क्योंकि तब्य जो है यह तब्यत और क्यप ये सभी जो हैं ये कृत प्रत्यय होते हैं। कुल 7 जो हैं वह कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय कुल 7 हैं और उनमें से क्यच नहीं आता है। इसके बाद हमारा प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, संधि नियम की दृष्टि से कौन सा रूप शुद्ध है? संधि नियम की दृष्टि से यह हमारा जो पुना रमते शुद्ध है, पहला सही होगा इसका। छठवें का ए पुना रमते, पुनर धन रमते हम लोगों को संधि प्राप्त हो रही थी। र के उपरांत र आए तो रोरी सूत्र से र का लोप हो जाता है, और जिसका र का लोप हो जाता है तो वहाँ पे एक सूत्र लगता है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अड़, इस सूत्र से हमको जो अड़ है उसको दीर्घ आदेश होता है। तो अड़ किस में आता है? अड़ प्रत्याहार जो है, अड़ प्रत्याहार में अ ई उ, ये 3 जो वर्ड हैं यह अड़ प्रत्याहार में आते हैं। तो अ ई और उ को दीर्घ एक आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे पुन धन रमते प्राप्त था, न को आ आदेश होकर के पुना रमते की सिद्धि हुई है। तो छठवें का ए है। सभी प्रश्नों में हम अधिक व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है और अब हमें जल्दी जल्दी प्रैक्टिस को हल करना है। तो अब हम आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय
अध्याय का नाम क्या है? द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं भगवद गीता में। महाभारत के भीष्म पर्व से यह लिया गया है। तो इतनी जानकारी हम लोगों के लिए आवश्यक है भगवद गीता के बारे में। इसमें कुल 18 अध्याय, 700 श्लोक और महाभारत के भीष्म पर्व से यह लिया गया है। इसके बाद हम लोगों का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। तो गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति है वह समाज में रहता है, व्यक्ति को समाज के योग्य बनना चाहिए, समाज का इकट्ठा करना चाहिए, समाज के लिए दृष्टांत बनना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अतः लोक संग्रह हेतु कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। 9वां प्रश्न है हमारा, नीलोघटा में गुड़ गुड़ी का कौन सा संबंध है? नीलोघटा में गुड़ गुड़ी का समवाय संबंध है। तर्क भाषा के अनुसार समवाय को ही उपादान कारक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो उपादान कारक होता है, जैसे घट का उपादान कारक क्या है? मृदा है। तो घट से मृदा निकाल लिया जाए तो घट भी नहीं रहेगा। उसी प्रकार गुड़ी से गुड़ निकाल लिया जाए तो गुड़ भी नहीं रहेगा। अतः नीलो घट में जो संबंध है वह समवाय संबंध है। इसके बाद है हमारा कि न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या कितनी मानी गई है? न्याय शास्त्र में प्रमेयों की संख्या 12 मानी गई है। 10वें का हमारा बी होगा। 11वां है सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत क्या है? सांख्य दर्शन का मूल सिद्धांत प्रकृति पुरुष विवेक है। 12वां है सांख्य के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? तो अहंकार से होती है। इंद्रियां कितनी हैं? 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 उभयात्मक मन। इस प्रकार से कुल 11 इंद्रियां है। इन इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है। 12वें का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है, वेदांत सार में निर्विकल्पक समाधि के कितने अंग गिनाए गए हैं? तो कुल 8 अंग गिनाए गए हैं। जो अष्टांग योग है वही निर्विकल्पक समाधि के अंग भी हैं। जो यम नियम आसन इत्यादि अष्टांग योग हैं वही निर्विकल्पक समाधि के अंग है। वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव कितने हैं? 14वें का हमारा होगा। वेदांत सार के अनुसार कुल 17 हैं। वेदांत सार के अनुसार कितने हैं? 17 हैं। सांख्य के अनुसार यही 18 हो जाते हैं। उसके बाद 15वां प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 15 है। 15वां है, कुमारिल भट्ट इनमें से क्या है? तो कुमारिल भट्ट जो है वह मीमांसक है। 15वें का सी सही होगा। रामकथा में जटायु आख्यान कौन सी अर्थ प्रकृति है? तो प्रकृति है। 17वां प्रश्न है, वी निर्गत मानद आत्म मंदिरात आदि उदाहरण किसका है? अर्थ चित्र का उदाहरण है यह। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है 18, केवल जाति के शब्द का संकेत ग्रह मानने वाले मतवादी कौन से हैं? तो वह मीमांसक हैं। 18वें का बी है। अपोह को शब्दार्थ मानने वाले हैं बौद्ध। मम्मट द्वारा उपादान लक्षणा के उदाहरण गौर बंध्य में किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है? तो मुकुल भट्ट का खंडन किया गया है। 21वां प्रश्न है, उपकृतम बहुतत्र की मुच्यते, यह किसका उदाहरण है? तो लक्षणा का उदाहरण है। तो यह प्रश्न हमारा पीजीटी में आ भी चुका है। प्रश्न थोड़ा सा बदल करके आया है किंतु यही प्रश्न था। और इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 22 है, मम्मट के अनुसार व्यंग रूप प्रयोजन में अपरिहार्य क्या है? तो अपरिहार्य का अर्थ है जरूरी। व्यंग के लिए आवश्यक क्या है? वह व्यंजना आवश्यक है। व्यंग रूपी जो प्रयोजन है उसके लिए व्यंजना आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भट्टनायक ने किया है। यह 4 जो आचार्य हैं, इन 4 आचार्यों से संबंधित प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। इन सभी ने रस सूत्र की व्याख्या की है। जो नाट्य शास्त्र के में भरत मुनि ने दिया है रस सूत्र, उन्हीं की व्याख्या इन 4 आचार्यों ने की है। भट्ट लोलट हैं, नायक हैं, आनंदवर्धन है और शंकुक, ये 4 आचार्य हैं जिन्होंने
रस सूत्र की व्याख्या की है। और यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि साधारणीकरण सरलाइजेशन जो है उसको सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वह है भट्टनायक। 24वां प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस की प्रतीति कैसी होती है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस की प्रतीति है तो वह उभयात्मक स्वरूप है। कैसी प्रतीति है, उभयात्मक है। 25वां प्रश्न है हमारा, मम्मट की सम्मति में गुण कौन से हैं, तो काव्य के जो जीवनदायक तत्व हैं वही काव्य के गुण हैं। 25वें का हमारा सी होगा। काव्य के जीवनदायक तत्व जो हैं वह काव्य के गुण हैं। 26वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, इसको कहेंगे संस्कृत में हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो 26वां जो प्रश्न है 26, इसके अनुसार शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों को प्रतिपादन करने वाले आचार्य कौन हैं, तो इसके आचार्य हैं वामन। 26वें का डी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद है हमारा प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है, अभंग श्लेष को अर्थालंकारों में परिगणन करने वाले। अभंग श्लेष को अर्थालंकारों में परिगणन करने वाले आचार्य हैं। आचार्य कौन से हैं, ये 4 लोगों का नाम दिया हुआ है, रुद्रट, शंकु, कुंतक, रुय्यक। तो इसमें यह रुय्यक सही होगा, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रश्न संख्या 28 है, 28 कहेंगे, सकल कल पुरमेत जातम संप्रति सुधांशु बिंबमीव में मम्मट के अनुसार प्रधान अलंकार कौन सा है। प्रधान अलंकार है उपमा। 28वें का ए सही ऑप्शन होगा। 28वें का ए। उत्कृष्ट कवि कल्पना की स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा सही होता है। उत्कृष्ट कवि कल्पना, उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों में ही ईव होता है। ईव में जो है वो समानता होती है और जो उत्प्रेक्षा होती है उसमें उत्कृष्ट कवि कल्पना होती है। तो 29वें का हमारा सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 30 है हमारा कि उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप से स्थापित करने वाला अलंकार कौन सा है। उपमेय और उपमान 2 चीज़ें होती हैं, एक तुलना की जाती है और दूसरा जो तुलनीय होता है। तो उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को ही जहाँ सत्य सिद्ध किया जाता है तो वहाँ पर अपहनुति अलंकार होता है। कौन सा अपहनुति अलंकार होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31 है 163। प्रश्न संख्या 163 है हमारा, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर कौन सा अलंकार होता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर समासोक्ति अलंकार होती है। तो 31वें का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 32वां प्रश्न है, द्वात्रिंशत् अध्यवसाय के सिद्ध हो जाने पर कौन सा अलंकार होता है। तो अध्यवसाय के सिद्ध हो जाने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 33 है, बाणभट्ट कृत हर्षचरित कैसा ग्रंथ है। हर्षचरित जो है वह आख्यायिका है। बाणभट्ट की कुल 2 रचनाएं हैं, एक दोनों गद्य है, एक कादंबरी कथा है और दूसरी हमारी हर्षचरित है जो कि आख्यायिका है। तो कादंबरी और हर्षचरित 2 रचनाएं हैं इनकी। एक जो यहाँ पे पूछा गया है हर्षचरित, तो हर्षचरित जो हमारी है वह आख्यायिका है। प्रश्न संख्या 34वां है, चतुस्त्रिंशत् किस प्रकार के काव्य को एक देशानुसारी काव्य कहा गया है। तो यह प्रश्न हमारा पीजीटी में अभी दोहराया भी गया है कि खंड काव्य जो होता है वह एक देशानुसारी होता है।
प्रश्न संख्या 35वां है पंचत्रिंशत्। अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक कौन सा है? तो प्रकरण नामक रूपक जो है वह मृच्छकटिक है। रूपक कुल कितने होते हैं? 10 होते हैं। उपरूपकों की संख्या 18 है। 10 रूपक हैं हमारे और 18 जो हैं वह उपरूपक हैं। तो ये प्रकरण जो है, प्रकरण 10 अंकों वाला रूपक होता है, तो यह मृच्छकटिक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 है, षड्त्रिंशत्। प्रश्न संख्या 37 है हमारा। अधोलिखित में से कौन सा काव्य अर्वाचीन है? तो अर्वाचीन काव्य हमारा है सीता चरितम। सीता चरितम पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जो काव्य है, अभी उनका तत्काल में इसी वर्ष निधन हुआ है। जो सीता चरितम जो है महाकाव्य है और इन्होंने अन्य भी जो रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं महाकाव्य लिखे। सदी का सबसे बड़ा महाकाव्य स्वातंत्र संभव भी इन्होंने लिखा। अन्य कई महाकाव्य, नाटक आदि लिखा। इनके निधन पर जो जब हुई थी तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था, 5 मिनट का है, यदि आप लोगों को आवश्यक लगे तो देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 है, सप्तत्रिंशत्। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक काव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से ऐतिहासिक काव्य कौन सा है? तो प्रश्न यह सी ऑप्शन सही होगा, विक्रमांक देव चरितम। प्रश्न संख्या 38 है, भट्ट नारायण की रचना कौन सी है? भट्ट नारायण की रचना वेड़ी संहार है। भट्ट नारायण की रचना कौन सी है? वेड़ी संहार है। देखिए, वेड़ी संहार, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 39 जो है, एकोनचत्वारिशत्। नाट्य में जहाँ प्रस्तुत भावी कथा वस्तु की अन्योक्तिमय सूचना दी जाती है वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पस्ताका स्थानक होता है। यह भी प्रश्न अभी ही पीजीटी में आया था, तो यह भी दोहराया हुआ प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। 44 संख्या वाला प्रश्न है, रूपक में भूत तथा भावी घटनाओं की सूचना जहाँ मध्यम पात्रों के द्वारा दी जाती है वहाँ क्या होता है? वहाँ विस्कंभक होता है। वहाँ क्या होता है? विस्कंभक होता है। तो प्रश्न संख्या 40 का हमारा ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 41 है, फलागम की परिगणना किस में होती है? फलागम की परिगणना जो होती है कार्यावस्थाओं के अंतर्गत होती है। तो प्रश्न संख्या 41वें का हमारा बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 41वें का बी। 42वां है, रूपक में एकल अभिनय होता है। रूपक भेद जो होते हैं, कुल 10 रूपक अभी मैंने बताए, 18 उपरूपक होते हैं, उनमें एकल अभिनय, एक ही पात्र के द्वारा अभिनय होता है भाड़ में। तो प्रश्न संख्या 42 का सी ऑप्शन सही है। 43वां प्रश्न है, आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में नागानंद के नायक जी मुतवाहन को किस प्रकार का नायक माना है? तो धीरोदात्त नायक माना है। यह प्रश्न भी जो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धीरोदात्त नायक राम, दुष्यंत इत्यादि के बारे में ही हम अधिकांशतः पढ़ते हैं, किंतु यहाँ पे आचार्य धनंजय ने 10 रूपक में जी मुतवाहन को धीरोदात्त नायक का उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 44 है, अधोलिखित में से कौन सा महाकाव्य 50 सर्गों में निबद्ध है? तो यह हर विजय है। प्रश्न संख्या 44 का हमारा यह डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 45वां है, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। तो गंगा यमुना के संगम का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? कालिदास के रघुवंश में प्राप्त होता है। 45वें का बी ऑप्शन हमारा सही है। 45वें का बी। 46वां प्रश्न है, प्रसंग राघव नाटक के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। यह भी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 46वें का सी। प्रश्न संख्या अब हमारा है 47वां। प्रश्न संख्या 47। अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में लोको नियम्यते वा आत्मा दशांत रेसु जय
यह पद्यांश है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह उपमा जो अलंकार है का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि सूर्य और चंद्रमा के द्वारा संसार को नियमित किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा का भी अस्त और उदय होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का अस्त और उदय होता है। इसलिए समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आपका बुरा समय है तो अच्छा आएगा। इस प्रकार से हमें आशावादी बने रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 48 है, मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवता आदि कहकर यक्ष किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है मेघ से? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 48वें का बी ऑप्शन हमारा सही होगा, उज्जैनी जाने का अनुरोध करता है। क्योंकि वह कहता है कि भले ही मार्ग में उज्जैनी नहीं पड़ रहा हो, किंतु वहाँ पर जाकर अगर तुम नहीं गए तो तुम अपनी आँखों को सफल नहीं कर पाओगे। महाकाल के दर्शन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा भी बहुत लोग कहते हैं कि कालिदास ने जो मेघदूत यह लिखा उसमें उज्जैनी के प्रति इतना उनका लगाव होने से वह लगता है कि कालिदास उज्जैन के ही रहे होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 49 है हमारा, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? यह हमारी रेवा नदी है। इसका नर्मदा नाम भी आता है। नर्मदा और रेवा दोनों ही नाम इसके आते हैं। तो यदि ऑप्शन में नर्मदा रहेगा तो नर्मदा सही होगा, रेवा रहेगा तो रेवा सही रहेगा। तो 49वें का ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 50वां प्रश्न है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है महाकवि भर्तृहरि की। भर्तृहरि की नीति शतक की बहुत सी पद्धतियाँ मेरे द्वारा भी पढ़ाई गई हैं। आप लोगों को आवश्यक लगे तो देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 51 है, मृच्छकटिक प्रकरण के प्रथम अंक का नाम क्या है? तो इसका भी ऑप्शन संख्या ये बी सही होगा। तो 51 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 52 है, शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वजन तथा सुक्ति का स्रोत क्या है? अर्थात यह सुक्ति कहाँ से ली गई है कि शरीरे अरि प्रहरति, शरीर में जिस प्रकार अरि का अर्थ होता है शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु, जिस प्रकार शरीर पर आघात करता है स्वजन, उसी प्रकार हृदय पर आघात करते हैं। तो यह अरि का अर्थ क्या है? शत्रु है। तो इसका ऑप्शन लिया जाएगा। यह प्रतिमा नाटक से लिया गया। प्रतिमा नाटक हमारे पाठ्यक्रम में भी है, जीआईसी के महत्वपूर्ण पुस्तक है, अतः इसकी सूक्ति हम लोगों को याद कर लेनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 53 है, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ कहाँ से होता है? तो सूर्योदय वर्णन से आरंभ होता है। इसके माध्यम से बताया गया है कि शिवराज विजय में अब शिवाजी का उदय हो गया है, अतः सूर्य का उदय हो गया है, अब अधिक दिन तक आक्रांता नहीं रह पाएंगे। तो उसके बाद 54वां प्रश्न जो हमारा है, भारवी कवि को के वचन को कैसा कहा गया है? तो भारवी के वचन जो है वह नारिकेल के समान बताए गए हैं, इसीलिए भारवी का अर्थ गौरव भी प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम यह सूक्ति भी बहुत पूछी जाती है। तो जैसे नारियल होता है वह ऊपर से कठोर किंतु अंदर से बहुत मधुर फल होता है, वैसे ही भारवी के जो काव्य है किरातार्जुनीयम 18 सर्गों का, उसके प्रथम जो 3 सर्ग हैं उन्हें पाषाणत्रय भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से इसलिए कहा गया है कि भारवी के जो वचन है उनको नारिकेल फल सम्मितम कहा गया है। प्रश्न संख्या 55वां है, भामिनी विलास के काव्य के रचयिता कौन है? तो भामिनी विलास काव्य के रचयिता हैं पंडित जगन्नाथ। ये जगन्नाथ जी जो 12वीं शताब्दी के लगभग हुए थे, नहीं 12वीं शताब्दी के नहीं, यह 14वीं 15वीं शताब्दी के हैं, भामिनी विलास के जो जगन्नाथ जी हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 56 है, किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न होता है तो 6 प्रत्यय से होता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो 6 प्रत्यय से 6 को ई आदेश होता है और किरातार्जुनीयम शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है इसमें प्रथम सर्ग में प्रयुक्त जो छंद है वह कौन सा है? तो वंशज छंद है। कुल 12 वर्ण का छंद है यह,
और इसमें कुल 3 छंदों का प्रयोग किया गया है प्रथम सर्ग में, किंतु जो अधिकांशतः 1 से लेकर 44 श्लोक तक वंशज छंद हैं। 45वें में हमारा पुष्पिताग्रह है और 46वें श्लोक में 46वां जो पद्य है उसमें हमारा मालिनी छंद है। प्रश्न संख्या 58 है, भासकृत नाटकों में कौन सा रामायण मूलक है? तो रामायण मूलक कौन सा है? तो यह है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक रामायण पर आधारित है। इसमें भगवान राम के राज्याभिषेक आदि की घटना है। अभिषेक का अर्थ होता है जो शासन के पहले, राजा बनने के पहले जो शास्त्रीय स्नान आदि होता है तो उसे अभिषेक कहा जाता है। तो उसी पर यह रामायण पर आधारित यह काव्य है। अन्य 7 काव्य उनके महाभारत पे हैं, 2 रामायण पे हैं, 2 उदयन कथा पे हैं और 2 कल्पित हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के भास की कुल 13 रचनाएं हैं। भास की 13 रचनाओं पे मैंने एक वीडियो भी डाला है, यदि आप लोगों को आवश्यक लगे तो अवश्य देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या हमारा है 59 प्रश्न है 59 किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है? किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण है? इसका उत्तर होगा 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम जो ग्रंथ है इसमें लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। यहाँ पे देखिए सभी गद्य काव्य हैं। गद्य काव्य में पूछा गया वासव दत्ता और ये हर्षचरित, कादम्बरी सभी गद्य काव्य हैं। ये कादम्बरी कथा है, हर्षचरित आख्यायिका है। 10 कुमार चरितम भी जो है उच्छ्वासों में विभाजित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न संख्या 59वें का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? ए ऑप्शन सही है, 10 कुमार चरितम। उसके बाद प्रश्न संख्या 60 है, श्रृंगारामृत सीतांशु विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रृंगारामृत सीतांशु विशेषण जो है वह नैषधीय चरितम के लिए है। नैषधीय चरितम के लिए एक उक्ति भी प्रसिद्ध है, नैषधि विद्वत औषधम। नैषधि विद्वानों के लिए औषधि कही गई है। यह रचना श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई है जो जयचंद के दरबार में थे और यह एक बहुत ही पांडित्य वाले कवि थे। अतः इनकी रचनाओं को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। तो नैषधि विद्वत औषधम कहा गया और श्रृंगार अमृत सीतांशु भी विशेषण नैषधि चरितम के लिए कहा गया है। 60वें का हमारा डी ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न हमारा है 61, अधोलिखित में से कौन सा काव्य गीति काव्य नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य गीति काव्य नहीं है? तो जो यह है गीत गोविंद, भामिनी विलास और मत्स्य विलास, यह तीनों जो हैं गीति काव्य हैं। अमरु शतक जो यह ग्रंथ है यह हमारा गीति काव्य नहीं है। नहीं, अमरु शतक भी है, क्षम्यताम। यह जो मत्स्य विलास जो है वह प्रहसन ग्रंथ है, यह रूपक है। मत्स्य विलास प्रहसन है, तो ये मत्स्य विलास प्रहसन जो है यह प्रहसन है। प्रहसन में हास्य रस प्रधान रचना होती है, रूपक के अंतर्गत आती है। जैसे रूपक कुल 10 हैं, भाड़ व्यायोग अंक विधि प्रहसन यह 1 अंक के हैं। उसके बाद नाटक और जो प्रकरण है यह 5 से 10 अंकों का होता है। नाटक 5 से 10 अंकों का होता है, प्रकरण कुल 10 अंकों का होता है। समवकार जो है वह 3 अंकों का होता है। तो इस प्रकार से ये जो रचनाएं हैं रूपक इत्यादि हैं, इनके अंक भी हम लोगों को याद कर लेने चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा है 61वें का कि इसमें से कौन सा गीति काव्य नहीं है? तो गीति काव्य मत्स्य विलास नहीं है, यह प्रहसन है। इसके अतिरिक्त जो अमरु शतक है, गीत गोविंद है और भामिनी विलास है, यह तीनों गीति काव्य हैं। प्रश्न संख्या 62 है, द्वाषष्ठी प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया? तो देखिए सभी विदेशी विद्वान यहाँ पे दिए हुए हैं। सभी विदेशी लोगों का नाम दिया हुआ है, मैक्स मूलर, हर्टल, नॉर्मन ब्राउन और मैकडॉनल्ड। तो यह बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न हो जाएगा, लेकिन इसका उत्तर जो है वह हर्टेल है। हर्टेल इसका उत्तर
उत्तर होंगे। 62वें का बी ऑप्शन सही होगा, हर्टेल। प्रश्न संख्या 63 है हमारा, अधोलिखित में क्षेमेंद्र के काव्यों में से नहीं है, क्षेमेंद्र के काव्यों में से नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो यह है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी जो है यह क्षेमेंद्र का काव्य नहीं है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना मानी जाती है। यह षट्टक विधा की रचना है। यह उपरूपकों के अंतर्गत आती है। उपरूपक मैंने बताया कुल 18 होते हैं, रूपक जो होते हैं वह 10 होते हैं, और कर्पूर मंजरी उपरूपकों के अंतर्गत आती है। षट्टक विधा की रचना है। इसके अतिरिक्त जो यह रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहद कथा मंजरी, यह तीनों जो हैं क्षेमेंद्र कवि की रचना मानी जाती है, उन्हीं की रचना है। प्रश्न संख्या 64 है, संस्कृत में हास्य व्यंग्य प्रधान सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो यह भी प्रश्न क्षेमेंद्र से ही लिया गया है। प्रश्न संख्या 64 का भी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 64 का बी ऑप्शन क्षेमेंद्र। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 65 है, बृहद त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो लघु त्रयी और बृहद त्रयी, ये तीनों हम लोगों को याद होने चाहिए, अधिकांशतः सभी को याद होंगे भी। तो इसमें से लघु त्रयी के अंतर्गत रघुवंश आता है। तो यहाँ पे बृहद त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं है? तो रघुवंश नहीं है, क्योंकि वह लघु त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहद त्रयी में शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम और किरातार्जुनीयम, यह तीनों ग्रंथ बृहद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 67 है, सप्तषष्ठी प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार है? ध्वनि सिद्धांत, अच्छा क्षम्यता में यह प्रश्न जो है 66वां हमारा छूट गया है। षष्ठी हितम मनोहारी दुर्लभम वच, यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, सभी को आता होगा, किरातार्जुनीय महाकाव्य से लिया गया है। जब वनीचर युधिष्ठिर जी से कहता है कि हित और मनोहारी वचन जो होते हैं वह दुर्लभ होते हैं, ऐसे वचन जो हितकारी भी हैं और सुनने में अच्छे भी लगें वह दुर्लभ होते हैं, युधिष्ठिर से कहता है। कौन कहता है? वनीचर। तो वनीचर में जो है ट प्रत्यय है, ठीक। इसके बाद ये प्रश्न हमारा था 67वां, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो स्फोटवाद जो है यह ध्वनि सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। 67वें का सी ऑप्शन सही होगा। 68वां प्रश्न है, वेत्रवती नदी किस नगरी में बहती थी? तो वेत्रवती नगरी विदिशा में स्थित है। तो व से वेत्रवती और व से विदिशा, तो यह ट्रिक भी हो गया और हमें याद भी हो जाएगा। यह प्रश्न कादंबरी में भी आ सकता है, वहाँ पे भी शूद्रक की राजधानी जो विदिशा है वह भी वेत्रवती के नदी के किनारे है। तो यहाँ पे 68वें प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही है। 69वां प्रश्न है हमारा एकोन सप्तति प्रश्न संख्या है, काव्य प्रकाश में उल्लिखित अनलंकृति किसका विशेषण है? तो किसका विशेषण है? शब्दार्थ का विशेषण है। एकोन षष्ठी जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या उसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 70 है, मम्मट के अनुसार काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मम्मट के अनुसार काव्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। अधम काव्य को चित्र काव्य भी कहते हैं। शब्द चित्र और अर्थ चित्र के भेद से यह 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा 70 था, मम्मट के अनुसार काव्य के भेद कितने हैं? तो मम्मट के अनुसार काव्य के भेद 3 हैं। प्रश्न संख्या 70 का ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 61 जो है, रघुवंश महाकाव्य में किसकी स्तुति की गई है? तो रघुवंश महाकाव्य में शिव और पार्वती की स्तुति की गई है।
श्लोक है वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार नमस्कारात्मक मंगलाचरण यहाँ पे किया गया है। महाकवि कालिदास जो हैं वह शैव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं, क्योंकि उनकी सभी रचनाओं में भगवान शिव की ही जो स्तुति की गई है। भरत वाक्य में भी भगवान शिव का नाम लिया गया है। अतः रघुवंश महाकाव्य में शिव और पार्वती जी की स्तुति से प्रारंभ होता है रचना। प्रश्न संख्या 72 है, भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या कितनी है? तो यह प्रश्न पहले भी मैंने बता दिया है कि 13 है। नाटकों की या उपरूपकों की संख्या कितनी है? 13 है। इसमें सभी रूपक हैं, कुछ नाटक हैं, कुछ व्यायोग हैं, कुछ अंक हैं। इस प्रकार से सभी रूपकों का समावेश भास ने अपने रचनाओं में किया है। प्रश्न संख्या हमारा 73 है, संस्कृत भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक है। जैसे कि संस्कृत भाषा में शब्द योग से बनते हैं, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति इत्यादि के योग से बनते हैं और एक के साथ कई अर्थ भी उसमें चिपके होते हैं। तो संस्कृत भाषा जो है वह श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। अपभ्रंश है। प्रश्न संख्या 74 है, अपभ्रंश कैसी भाषा है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा है। प्रश्न संख्या 74 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और अब अंतिम प्रश्न आज के वीडियो का मैं लेती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बहुत बोझिल हो जाएगा, इसलिए आगे के जो 50 प्रश्न हैं वह मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि व्याख्या अधिक हो या कम हो तो उसे भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर जल्दी चाहिए या फिर व्याख्या करके समझाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। 75वां प्रश्न मैं बता देती हूँ। पाली में संस्कृत का कोई कौन सी ध्वनि नहीं आती है? तो संस्कृत की ये ओ ध्वनि जो है, ओ ध्वनि नहीं आती। तो 75वें का डी ऑप्शन सही होगा। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। इतम मनोहारी दुर्लभम वचा किरातार्जुनीयम का है। उसके बाद ध्वनि सिद्धांत स्फोटवाद है। वेत्रवती नदी विदिशा में है और अनलंकृति शब्दार्थ का जो विशेषण है। तो आज के लिए बस इतना ही और आगे जो 50 प्रश्न हैं उन्हें अगले भाग में प्रस्तुत करूँगी। नमः संस्कृताय, नमो नमः। देखते रहिए लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति।